हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधित आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ विच स्टेट वॉज द लोवेस्ट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी? ऑप्शंस हैं आपके पास बिहार, राजस्थान, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है मंजू। तो लांस नायक मंजू, इन्होंने 10,000 फीट की हाइट से जंप किया है और ये इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर बन गई हैं। आपको जानना चाहिए, मंजू ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव चोपर से ये जंप की है और ये ईस्टर्न कमांड ऑफ द कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस से बिलोंग करती हैं। आपको जानना चाहिए, पिछले कुछ समय से कई भारतीय महिलाओं ने डिफेंस फोर्सेस में नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। जैसे कि मई 2022 में कैप्टन अभिलाषा बराक 26 साल की हैं। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन गई जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प्स को ज्वाइन किया है एज कॉम्बैट एविएटर। पिछले साल हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर से माया सुडान, ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी। अचंता शरत कमल हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू गेट इलेक्टेड इन द एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द IITF लोकेटेड? अचंता शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। IITF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है लुसेन या लुजान, स्विट्जरलैंड। तो देखिए, स्टार इंडियन पैडलर यानी कि टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरत कमल ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं इंडिया से जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन IITF की एथलीट्स कमीशन में इलेक्ट हुए हैं। आपको बता दें, 8 एथलीट्स इस कमीशन में शामिल किए गए हैं, जिसमें 4 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। 2022 से 2026 तक के पीरियड के लिए यानी कि 4 साल के लिए इस एथलीट्स कमीशन में ये लोग सर्व करेंगे। आपको जानना चाहिए ITTF के बारे में, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में। हेडक्वार्टर्स लुसेन या लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रेसिडेंट है पेट्रा सोलिंग। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2022? विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2022 जो कि 18 से 24 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। तो आपको जानना चाहिए, 18 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक WAAW मनाया जा रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कब अकर होता है? कब होता है ये? देखिए, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या फिर जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज करते रहते हैं, अपने में चेंज करते रहते हैं और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जो मेडिसिन्स होती हैं उस पर कारगर साबित नहीं होती हैं। मेडिसिन्स का कोई उस पर कुछ असर ही नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। इसका थीम है इस 2022 में प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। Which country will host the 2024 Under-19 Men's T20 World Cup?
कौन सा देश 2024 अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, श्रीलंका। तो आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अंडर 19 मेंस एंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू अनाउंस कर दिए हैं। 2024 अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप ये श्रीलंका में खेला जाएगा और 2026 का एडिशन जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। वहीं अगर हम वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें जो कि 2025 में होगा अंडर 19, ये मलेशिया और थाईलैंड में खेला जाएगा। वहीं 2027 का अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश और नेपाल मिलकर होस्ट करेंगे। 7th edition of Amur Falcon Festival was celebrated in which state? अमूर फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मणिपुर। तो जानिएगा मणिपुर फॉरेस्ट अथॉरिटी ने 7th एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल इसको तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कैपिटल इम्फाल में सेलिब्रेट किया है। तो इस अमूर फाल्कन फेस्टिवल का ऑब्जेक्टिव यही रहा कि जो अमूर फाल्कन जो बर्ड है उसके प्रोटेक्शन से संबंधित, उसके कंजर्वेशन से संबंधित अवेयरनेस फैलाना। आपको जानना चाहिए अमूर फाल्कन ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है और इसका जो फर्स्ट एडिशन है इस फेस्टिवल का साल 2015 में मनाया गया था। देखिए फेस्टिवल नागालैंड में भी मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से। आपको जानना चाहिए नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस राज्य को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? सही आंसर नागालैंड है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो गवर्नर ला गणेशन है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, कैपिटल इम्फाल है। 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ITM फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन हेल्ड इन विच सिटी? उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, आइजॉल। तो आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन इसको 17 से 19 नवंबर 2022 तक आइजॉल मिजोरम में ऑर्गेनाइज किया है। आपको बता दें जो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रोटेशन बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मिजोरम ने इसको पहली बार होस्ट किया है। आपको बता दें जो मेन फोकस रहा वो प्रायोरिटीज़ ऑफ G20 फॉर टूरिज्म ट्रैक इस विषय पर रहा है। आपको जानना चाहिए मिजोरम के बारे में, चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा है, गवर्नर खम्बापति हरी बाबू हैं, कैपिटल आइजॉल है। अच्छा हाल ही में ये जानिएगा कि जो शायद जुलाई महीने का ये करंट अफेयर है, पाला वेटलैंड ये मिजोरम में है, इसको रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। तो पाला वेटलैंड कहाँ पर है? मिजोरम में। द इंडिया मैडटेक एक्सपो 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी नेक्स्ट ईयर? इंडिया मैडटेक एक्सपो 2023 अगले साल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। तो देखिए इंडिया मैडटेक एक्सपो 2023 जो कि फर्स्ट एवर एक्सपो होगा इंडियन मैडटेक इंडस्ट्री के द्वारा, ये 17 से 19 जनवरी 2023 तक एरो सिटी ग्राउंड्स न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आपको जानना चाहिए 3 दिन का इवेंट होने वाला है और जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पहली बार मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ मिलकर। आपको जानना चाहिए इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा। थीम रहेगा फ्यूचर ऑफ डिवाइस डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर है इंडिया में इसका जो करंट मार्केट साइज है ये 11 बिलियन US डॉलर है और 2030 तक 50 बिलियन US डॉलर होने की संभावना है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन chaired the 5th meeting of the Governing Council of National Investment and Infrastructure Fund NIIF which was set up in the year। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की जिसे वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए है। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन इन्होंने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF
कि जो गवर्निंग काउंसिल होती है जीसी, इसकी फिफ्थ मीटिंग की अध्यक्षता की है न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए जो ये NIIF है, ये इंडिया का फर्स्ट एवर सॉवरेन वेल्थ फंड है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसको सेटअप किया गया था 2015 में। सुजॉय बोस इसके MD एंड CEO हैं। तो जो NIIF है इसका फर्स्ट बायलैटरल फंड भी है, इंडिया जापान फंड, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है इस इंडिया जापान फंड के लिए। आपको जानना चाहिए जो ये गवर्निंग काउंसिल है, इसको करंट स्टेटस भी बताया गया है उन 3 फंड्स का जिसे ये NIIF मैनेज करता है। तो कौन से 3 फंड्स हैं? मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। 23rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस हेल्ड इन विच सिटी, मुख्य न्यायाधीशों का 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है लखनऊ। तो देखिए 23rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। और जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है, संबोधित किया है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर आर्टिकल 51 के बारे में भी जिक्र किया कि आर्टिकल 51 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए और किसी भी तरह की यदि कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको जो है शांति के साथ हम उसको सेटलमेंट करें। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स हेल्ड इन विच सिटी, लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है मुंबई। तो आपको जानना चाहिए जो 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स है, ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित की गई है, पहली बार इंडिया में आयोजित की गई। और इसका टॉपिक रहा बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। तो भारत में जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रही है। आपको बताते हैं एक जो WCOA है, ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो भी बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं और जो ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग और फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर जो इसको ऑर्गेनाइज करती है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और 180 मेंबर्स हैं इसमें। अच्छा, बात हो रही है मुंबई की, मुंबई में हुई ना ये जो कॉन्फ्रेंस है। एक और आप याद रखिएगा, मुंबई से ही संबंधित है, इसलिए मैंने दोनों करंट अफेयर्स क्लब कर दिए हैं साथ में। इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन 2022, ये भी मुंबई में हुई है। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष हैं, सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने एक मेजर इनिशिएटिव अनाउंस किया है जिसका नाम है, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो इस इनिशिएटिव को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। और जो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी है, ये इस इनिशिएटिव, इस प्रोजेक्ट के लिए नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर रहने वाली है। तो महत्वपूर्ण है ये वाला पॉइंट। How many judicial and technical members have been appointed by the government at the National Company Law Tribunal (NCLT)? राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT में सरकार द्वारा कितने न्यायिक और तकनीकी सदस्य नियुक्त किए गए हाल ही में? सही आंसर ऑप्शन भी है 15। तो जानिएगा गवर्नमेंट ने हाल ही में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है NCLT, इसमें 15 जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स को अपॉइंट किया है। आपको जाना चाहिए NCLT ये जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड कंपनीज लॉ से संबंधित जो मैटर्स होता है उसको देखता है। तो देखिए जो 15 जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स हैं, इनमें 9 तो जुडिशियल मेंबर्स हैं और 6 टेक्निकल मेंबर्स हैं। इनको 5 साल या फिर 65 साल की उम्र, जो भी दोनों में से पहले हो, उस टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए NCLT के बारे में, इसकी टोटल 28 बेंचेस हैं और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये 63 मेंबर्स की है और प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है। NCLT की स्थापना 1 जून 2016 को हुई थी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। किसकी रिकमेंडेशन पर? V बालकृष्ण ईरानी कमेटी की रिकमेंडेशन पर। इसके जो प्रेसिडेंट हैं फिलहाल, ये चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामलिंगम सुधाकर हैं। विच एजेंसी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन रेटिंग ऑफ बिल्डिंग्स और एरियाज फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी?
किस एजेंसी ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है ट्राई। तो देखिए ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने कॉन्फ्रेंस आयोजित की है न्यू दिल्ली में, जिसका नाम रहा रेटिंग ऑफ बिल्डिंग्स और एरियाज फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। आपको बता दें साल 2022 में ट्राई अपने 25 साल भी पूरे कर चुका है और अपने सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर ही इसने ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको आयोजित किया है। ट्राई के बारे में आप जानते हैं चेयरमैन पीटी वघेला है। स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। अच्छा, साथ ही आपको भी जानना चाहिए ये न्यू दिल्ली में हुई कॉन्फ्रेंस, तो एक और कॉन्फ्रेंस आप जान लीजिए न्यू दिल्ली से ही संबंधित है। 4th एडिशन ऑफ इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव, इसको हाल ही में इनोग्रेट किया गया है, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स अरुण बरोका के द्वारा। और इस कॉन्क्लेव का थीम रहा बोर्ड रूम्स टू कम्युनिटी ESG, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस। तो ये भी कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में ही हुई है। इससे पहले वाली जो देखी थी वो दोनों न्यू दिल्ली में हुई थी, ये दोनों न्यू दिल्ली वो दोनों मुंबई में हुई थी, और ये दोनों हुई है न्यू दिल्ली में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये हम कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं, इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव, ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज की जा रही है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं। सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ एनर्जी कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड विज्ञान भारती एट विच IIT। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और विज्ञान भारती द्वारा किस IIT में सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ एनर्जी सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा IIT गुवाहाटी। देखिए 1 डे कॉन्फ्रेंस हुई है सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और विज्ञान भारती के द्वारा। किसके तहत? लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ मिशन के तहत, जो अग्नि तत्व कैंपेन है, तो उसके हिस्से के रूप में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है IIT गुवाहाटी में। और ये इस तरह की 3rd कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले लेह और भोपाल में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा चुकी है। इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंट हैंड्स फॉर ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर? ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर के लिए भारत और किस देश ने हाथ मिलाया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है नॉर्वे। तो आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये जो है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को लेकर जो है कार्यरत है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसी दौरान हाल ही में 8th नॉर्वे इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मैरीटाइम मीटिंग भी संपन्न हुई है, जिसमें दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों इस सेक्टर में, मैरीटाइम सेक्टर में मिलकर कार्य करेंगे। आपको जानना चाहिए कि इंडिया नॉर्वे ये जो है ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट के पार्ट हैं दोनों ही, इंडिया और नॉर्वे। अच्छा, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए। ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट ये जो है एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इन दोनों के बीच में साल 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको लो कार्बन इंडस्ट्री बनाना। चलिए अब सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर आ जाइए। देखिए ये वाला हमारा करंट अफेयर रहा नॉर्वे से संबंधित ऊपर वाला। अब जो नीचे वाला है डेनमार्क से संबंधित है। दोनों इसलिए साथ में क्लब किए गए हैं, दोनों ही नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, तो पढ़ने में आसानी रहेगी आपको। देखिए मार्च 2023 की शुरुआत में कोल्डिंग म्यूजियम डेनमार्क और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ये दोनों ही मिलकर एक एग्जीबिशन ओपन करेंगे जिसका नाम होगा सिल्वर ट्रेजर्स फ्रॉम डेनमार्क एंड इंडिया। तो ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। Which team won the gold award in the 47th International Convention on Quality Control Circle? क्वालिटी कंट्रोल सर्कल पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस टीम ने गोल्ड पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन बी NTPC है। तो जानिएगा NTPC की QC टीम जो कि ऊंचाहार अभ्युदय से है, इसने गोल्ड अवार्ड जीता है 47th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल में, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ पर RINL विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, इसकी भी 3 टीम्स रही, अल्फा, प्रॉक्सीटेक और आत्मनिर्भर, इन्होंने भी यहाँ पर गोल्ड अवार्ड्स जीते। थीम रहा, ये जो कन्वेंशन उसका थीम रहा बिल्ट बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट्स।
Which airline has been fined 1.4 million US dollar as a civil penalty over delay in refunds by the US Department of Transportation? अमेरिकी परिवहन विभाग द्वारा रिफंड में देरी के लिए किस एयरलाइन पर सिविल पेनल्टी के रूप में 1.4 मिलियन US डॉलर का जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, एयर इंडिया। तो देखिएगा टाटा ग्रुप की जो एयर इंडिया है इस पर 1.4 मिलियन US डॉलर का सिविल पेनल्टी लगाई गई है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि इन्होंने जो 121.5 मिलियन US डॉलर तक का जो रिफ़ंड है वो अभी तक चुकाया नहीं है। ये रिफ़ंड कहाँ से आया? देखिए, जो भी फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो जाती हैं या फिर आप ये मान कर चलिए टाइमिंग चेंज हो जाती है, शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं जिनको ये ऑफ़र अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब उनके लिए सूटेबल नहीं होता, ठीक है, तो उनको रिफ़ंड करना पड़ता है, तो वो रिफ़ंड नहीं किया है टाइम पर, तो इसलिए जुर्माना लगाया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग वेयर इंडिया वॉन एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 हेल्ड इन विच कंट्री? परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जहां भारत ने परिवार नियोजन में नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता, किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, थाईलैंड। तो जानिएगा ये थाईलैंड पटाया सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग हुई है। यहाँ पर कंट्री कैटेगरी में भारत ने लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 जीता है। आपको बता दें फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र में भारत ने अच्छी प्रोग्रेस की है, जो कि आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा रहा इसमें भी देखने के लिए मिला। इस डेटा में हमने ये जाना कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट है वो भारत में बढ़ा है, 54% से बढ़कर 67% हो गया है। अबसर बेउरिया हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर। अबसर बेउरिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे पूर्व में क्या थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन डिप्लोमेट या अम्बेसडर। तो देखिए अबसर बेउरिया ये फॉर्मर इंडियन अम्बेसडर रहे हैं उड़ीसा से। इनका हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस पर रहे, जापान, रशिया और यूएसए, यूएई, म्यांमार, श्रीलंका, मेडागास्कर। और ऑबिचुरीज देखेंगे, 2 और इम्पोर्टेंट ऑबिचुरीज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वेटरन एक्टर तबस्सुम, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये दूरदर्शन का एक टॉक शो आता था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, तो इसमें होस्ट के तौर पर ये दिखाई देती थी, तो इसलिए काफ़ी जानी जाती हैं। साथ ही वेटरन पंजाबी एक्टर दलजीत कौर, इनका भी निधन हो गया। गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ PSU बैंक CEO 2 ईयर्स। सरकार ने PSU बैंक के CEO का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10। तो देखिए जो PSU बैंक के CEO हैं उनका कार्यकाल 10 साल तक बढ़ा दिया है। पहले 5 साल का हुआ करता था, लेकिन जो रिटायरमेंट एज है वो अभी भी 60 साल की है। और ये जो अमेंडमेंट किया गया है इसको बोला जाएगा नेशनलाइज्ड बैंक्स मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट स्कीम 2022। बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम याद रखिएगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पोजीशन पर 45 से 50 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास केवल 5 ही साल बचते हैं इस पोजीशन पर रहने के लिए। ठीक है, MD CEO या फिर होल टाइम डायरेक्टर की पोजीशन पर रहने के लिए उनके पास केवल 5 ही साल का उनका टर्म होता है, तो इसलिए उसको बढ़ा दिया गया है, अब 10 साल कर दिया गया है। तो ये जो एप्लीकेबल है, ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं CPSC, उनके जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उन पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, और PSU बैंक जो है उन पर भी एप्लीकेबल है। विच कंट्री हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन विद आसियान एट इट्स कंबोडिया समिट इन फ्नोम पेन। फ्नोम पेन कंबोडिया शिखर सम्मेलन में किस देश ने आसियान के साथ मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, यूक्रेन। तो आपको जानना चाहिए ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन TAC, तो इस पर साइन किए हाल ही में यूक्रेन ने आसियान कंट्रीज के साथ। ठीक है, कहाँ पर? जो समिट हुई है आसियान की कंबोडिया के फ्नोम पेन में, यहाँ पर। आपको जानना चाहिए यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्रो कुलेबा, इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इसको जो है साइन किया है और 50th मेंबर बन गया है इस ट्रीटी का। आपको जानना चाहिए जो ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया है, इसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था
और जो भी इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन की बात ये ट्रीटी करती है। तो इसमें साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री भी हो सकती हैं और इससे बाहर की भी हो सकती हैं। बाकी बात करें अगर हम यूक्रेन की, तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। कैपिटल क्यू है जो कि ड्नीपर रिवर के तट पर स्थित है, ये महत्वपूर्ण है। करेंसी है यूक्रेनियन ह्रिवनिया और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस श्यामलाल माफ़ कीजिएगा, मजाक में बोला है, डेनिस सिम्याल, ठीक है, सिमियाल। तो ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि यूक्रेन हाल ही में एक न्यूज़ की वजह से भी चर्चा में रहा। इनकी जो आर्मी है यूक्रेन की, इन्होंने खेर्सन सिटी इसको रशियन फोर्सेस से वापस ले लिया है। तो रशियन फोर्सेस ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, अब यूक्रेन ने इसको वापस ले लिया है। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। नेशनल बर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज November 12। देखिए जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ना, डॉक्टर सलीम अली जिन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि 12 नवंबर को हम नेशनल बर्थ डे मनाएंगे इनकी याद में। जो आप लोगों ने आंसर किया है ज़्यादातर ने, वो यूएस में मनाया जाता है मेनली। वट वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड स्टॉक डे October 29? आंसर इज प्रीशियस टाइम। विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज November 19 और कैंपेन रहा चूज वुमेन। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? आंसर इज 17 नवंबर। ये भी आप में से लगभग सभी ने इसका आंसर गलत किया हुआ था। विच कंट्री फायर्ड एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड द सी ऑफ जापान? आंसर इज नॉर्थ कोरिया। Center has cleared how many projects worth around 74 crore rupees under National Technical Textile Mission? Answer is 20। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं इन सभी क्वेश्चंस की। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। द फुटबॉल टीम ऑफ विच कंट्री हैज बीन गिवन द मोनिकर एल्बिसलिस्टिस? विच बैंक इन इंडिया हैज बीन ऑथराइज्ड टू इशू एंड इनकैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स? Who inaugurated Saras Ajivika Mela 2022 at Pragati Maidan, New Delhi recently? In which year did the ILO Convention on Migration for Employment come into being? Indian Air Force Air Fest 2022 organized at Headquarters Maintenance Command Vayu Sena in which city? For the first time ever, private television channels available in India have been mandated to run minute daily programs of national importance and social relevance as part of their new service obligation। तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए, यही उम्मीद आपसे रखते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।